Good morning, dear students. Welcome back again to your classes. This class is relevant for class 12th commerce. In the last class, we discussed chapter 6 staffing, one of the most important chapter of your business studies classes. And as you all know, apart from planning, organizing, staffing is also a management function. तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग भी एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसको कि हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था स्टाफिंग के बारे में, एक स्टाफिंग का बैकग्राउंड दिया रखा था कि स्टाफिंग चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, स्टाफिंग में अपन क्या सीखेंगे। ठीक है, तो स्टाफिंग एज द नेम सजेस्ट, स्टाफ बताया था लास्ट क्लास में कि स्टाफ के बारे में अपने ये चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टाफ कैसा हो, ठीक है, और स्टाफ का सिलेक्शन कैसा होगा, उसको एम्प्लॉय कैसे करेंगे, है ना। तो वो सारा चीज़ आएगा स्टाफिंग में। और आईएनजी लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हमेशा चलता है। ठीक है, ये चीज़ मैं बताया था। तो ये चीज़ आज हम बुक से देखेंगे कि बुक में इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, स्टाफिंग के बारे में क्या बताया गया है। उससे पहले दो तीन चीज़ और बता दूं कि देखो स्टाफिंग जो है ना, ये स्टाफ को एम्प्लॉय करना, रिक्रूट करना, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना, कंपनसेशन देना, प्रमोशन वगैरह, जो भी मतलब स्टाफ को अच्छे तरीके से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में रखना, ये सारा चीज़ स्टाफिंग में आएगा। और ये बहुत ब्रॉड है, ये जो वर्ड है ना स्टाफिंग बहुत ब्रॉड है। ठीक है, और ये स्टाफिंग वाला चैप्टर में स्टाफ देखो, या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए स्टाफ रखता है, कई बार ऐसा भी होता है, आगे जाके चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि जैसे मैं बताता हूँ, ये कंपनी है, कंपनी खुद के लिए भी स्टाफ रख सकता है। ठीक है, स्टाफ रखा खुद के लिए, या फिर कई बार क्या होता है, कंपनी इन स्टाफ को दूसरी कंपनी में लगवाने का काम करता है। बात समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताता हूँ। ये है एक्स कंपनी, ठीक है, और ये है ए कंपनी। ठीक है, कई बार केस ऐसा बनता है कि ए कंपनी खुद के लिए स्टाफ को वो एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, और कई बार केस ऐसा बनता है कि ये जो ए कंपनी है ना, ये स्टाफ लोगों को बुलाता है, ठीक है, उनको नौकरी देता है, लेकिन खुद की कंपनी के लिए नहीं, दूसरी कंपनी के लिए। ठीक है, ये आगे चल के पढ़ोगे आप, इसको बोलते हैं लाइसेनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइसेनिंग, LIASIONING। ठीक है, लाइसेनिंग वाला वर्ड याद रखेंगे, आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। अब स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ आता है, स्टाफिंग जो वर्ड है, जो मीनिंग है स्टाफिंग का, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। क्या क्या चीज़ आता है एक बार मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो स्टाफिंग में पहले तो प्लानिंग करते हैं। देखो प्लानिंग तो मेन है ही, मैं बताया था प्लानिंग के चैप्टर में कि प्लानिंग हर जगह आएगा। पहले प्लान करते हैं किस टाइप का स्टाफ चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब लड़का का शादी का बात आता है तो उस वक्त क्या होता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फिट करते हैं। ठीक है, देखते हैं फिट होता है या नहीं। कुछ हद तक फिट होगा, पूरा 100% नहीं होगा, बट आप देखेंगे वही सारा चीज़ होता है। पहले प्लान करते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जैसे शादी ऑफ बॉय और गर्ल, तो इसमें भी प्लानिंग तो होता है ना कि कैसी ब्राइड होनी चाहिए या फिर कैसा ग्रूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो प्लानिंग
के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। अब सेकेंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ठीक है, रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, सर्च करते हैं प्रॉपर एम्प्लॉय को। रिक्रूटमेंट में जो प्लानिंग के बेसिस में हम सर्च करते हैं और प्रॉपर इंसान को हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बुलाते हैं, मतलब खोज करते हैं। खोज वाला चीज़ है ये, खोज रिक्रूटमेंट में। ठीक है, खोज करने के बाद देखो यहाँ पे भी खोज होता है, जो चीज़ यहाँ पे भी होता है उसको बताता हूँ। देखो यहाँ प्लानिंग यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी खोज होता है। ठीक है, एग्रीड हो आप लोग? आई होप कि आप एग्रीड होंगे। रिक्रूटमेंट के बाद होता है सिलेक्शन। अब जो यहाँ पे जिनका हम खोज किए उनका हम सिलेक्शन करते हैं। देखो अब जैसे लड़का लड़की देखते वक्त भी यही होता है, हम पहले खोज करते हैं प्रॉपर कैंडिडेट, उसके बाद अगर हमको पसंद आता है तो हम सिलेक्शन करते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, फिर से रिक्रूटमेंट होगा, फिर से सिलेक्शन होगा, फिर से रिक्रूटमेंट होगा, फिर से खोज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये 3 स्टेप तो आगे बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। पहले प्लानिंग करते हैं कि हमको कैसा एम्प्लॉय चाहिए। इस केस में भी सोचते हैं कि कैसी लड़की या कैसा लड़का चाहिए। ठीक है, लड़का जॉब में होना चाहिए या फिर लड़का बिजनेस में होना चाहिए, लड़का कहाँ पे होना चाहिए, लड़का का फैमिली कैसा है, ये सब प्लान यहाँ पे होता है। वैसे ही एम्प्लॉय के बारे में भी होता है कि एम्प्लॉय कैसा चाहिए, एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय कितना मेहनती है, एम्प्लॉय का टैलेंट क्या है, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिसाइड होता है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, खोज करते हैं प्रॉपर कैंडिडेट का। स्टाफिंग में भी यही करते हैं और लड़का लड़की की शादी के वक्त भी यही करते हैं कि बेस्ड ऑन प्लानिंग हम खोज करते हैं। ठीक है, जब वो खोज करने के बाद तुम्हारे पास प्रॉपर रिज्यूम आ गया। रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, बायोडाटा बोल सकते हैं आप। ठीक है, बायोडाटा होता है, उसमें एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि एम्प्लॉय ने कब उसने 10th पास किया, कब उसने 12th पास किया, और उसका एक्सपीरियंस क्या है, उस किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने के बाद सिलेक्शन से पहले एक बायोडाटा आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा। पूरा एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, चाहे आप चाहे आप स्टाफिंग करें, चाहे आप यहाँ पे शादी का बात करें, लड़का है लड़की का। ठीक है, यहाँ पे भी बायोडाटा आता है सेम टू सेम। तो बायोडाटा में क्या लिखा होता है भाई, बायोडाटा, इसको बायोडाटा को रिज्यूम भी बोलते हैं कई लोग, रिज्यूम या सीवी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ सारा लगभग एक है, मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा सेम है, लगभग सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, यहाँ पे भी वही होता है। सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन में हम देखते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा हम पा रहे हैं या नहीं, या तो फिर दूसरी बार से फिर खोज करेंगे। एग्रीड? तो ये तीनों स्टेप पूरा सेम है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो आपको आपका पसंदीदा लड़का या लड़की मिला, बॉयज़ को लड़की मिली और गर्ल्स को लड़का मिला क्या? नहीं मिला तो बताओ मेरे को, मैं खोज दूंगा। तो एक मिनट, अब देखो 3 स्टेप होने के बाद ये तीनों स्टेप पूरा सेम है। आप माइंड में रखिए कि जैसा होता है शादी के वक्त वही चीज़ है, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। हुआ? अब आगे क्या होता है बताता हूँ। प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन के बाद अब मान लो कि एम्प्लॉय पसंद आ गया, हम खुश हैं एम्प्लॉय से, तो हम उसको देंगे ट्रेनिंग। इस केस में क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा ना। मान लो लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, तो उससे शादी करेंगे।
उससे शादी करवाएंगे घर वाले। तुम्हारा लड़की होगी तो लड़के से शादी करवाएंगे, और लड़का होगा तो लड़की से शादी करवाएंगे। आप बोलेंगे सर आजकल कुछ भी होता है। हाँ मैं समझ गया, मतलब एल एल भी होता है, लड़का लड़का भी होता है और लड़की लड़की भी होती है, ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल। वो अब वैलिड हो गया, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग का बात चल रहा था। हाँ, तो ट्रेनिंग का बात, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया स्टाफिंग में। यहाँ कैसे ट्रेनिंग होगा? आफ्टर मैरिज, जैसे लड़की जाती है ससुराल में तो उसको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। उस वहाँ के ससुराल के तौर तरीके बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट ट्रेनिंग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहले लड़की को देखते हैं, पहले सोचते हैं कि कैसी लड़की हो, फिर हम खोज करते हैं, लड़की की खोज करते हैं कि किस टाइप की लड़की, जैसे हमने सोचा है, प्लान किया है, वैसे लड़की कहाँ मिलेगी। फिर मिलने के बाद हम सिलेक्शन करते हैं, मतलब वो क्राइटेरिया मीट कर रही है नहीं, क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही है नहीं, वो सब हो जाता है तो फिर उसको उससे शादी करवा लिया जाता है। और फिर उसको घर में बुला करके, घर में जब वो आ जाती है ससुराल में, तो उसको रूल्स बताए जाते हैं ससुराल के कि ऐसे रूल्स हैं, ऐसा करना है, ये कौन है, वो कौन है। ठीक है, लाइक वाइज ट्रेनिंग में भी वही चीज़ होता है कि ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या है, कौन किसका डेजिग्नेशन क्या है, कौन बॉस है, वो सारा चीज़ ट्रेनिंग में बताया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, एक बात बताऊँ आपको, ये 3 वर्ड को आप याद रखना, ये ब्रह्मास्त्र है। क्या है बता रहा हूँ। ट्रेनिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट। ये RST जो है ना, ये हर जगह प्लानिंग के चैप्टर में यूज़ होगा। RST, ठीक है, ये RST को हमेशा ध्यान में रखे रहना। ये R, ये S और ये T। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, ये 3 वर्ड को हमेशा याद रखना, हमेशा यूज़ होगा इस चैप्टर में, ब्रह्मास्त्र है चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद कंपनसेशन प्रमोशन बताता हूँ। इसके बाद क्या होता है, स्टेप क्या है बता रहा हूँ। वेट, तो ये मैं बता रहा था कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, ये 3 वर्ड को आप हमेशा याद रखिएगा, और ये आपके पूरे एंटायर स्टाफिंग चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तक, यहाँ 3 पॉइंट तक तो हमने कंपेयर किया शादी को, मतलब लड़का लड़की के खोजने से लेके शादी तक हमने कंपेयर किया, ये चीज़ मैच हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, आगे है जो स्टेप है वो बता रहा हूँ। आगे जो स्टेप है कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब क्या? सैलरी देना। आप सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो कंपनसेशन मतलब सैलरी देना, उसको तनख्वाह देना। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि तनख्वाह देना सिर्फ कंपनसेशन होता है? देखो, सैलरी मतलब तो जो आपने काम किया उसके बदले जो आपको रिवॉर्ड मिलता है उसको सैलरी बोलते हैं। ठीक है,
और कंपनसेशन मतलब एग्जैक्टली तो सैलरी नहीं होता है, बट मान लीजिए आप एक बार की सैलरी होता है, ठीक है। जो आपने जो काम किया उसके बदले आपको जो रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं कंपनसेशन, ठीक है। तो अभी तक 4 चीज़ हमने क्या सीखा, 5 चीज़ सीखा। प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाले केस में यहाँ पे कंपनसेशन कैसे होता है, जब शादी वाले केस में कंपनसेशन कैसे होता है ना डियर स्टूडेंट्स। अगर ये ना मिले लड़का या लड़की को आपस में तो फिर मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। अगर लड़का है और उसको लड़की से गिफ्ट ना मिले, या फिर लड़की है उसको लड़के से गिफ्ट ना मिले, तो वो फिर बड़ा मुश्किल वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ना। तो आप मानना पड़ेगा आपको कि यहाँ ये जो अपन सीख रहे हैं स्टाफिंग और ये शादी वाला सिस्टम, दोनों में सेम चीज़ होता है पूरा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है स्टेप बाय स्टेप है। देखो कंपनसेशन हुआ, उसके बाद प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। मैं मीनिंग में दिखा दूंगा, अभी सिर्फ इतना सुन लीजिए कि ये क्या लिखा हूँ मैं। प्रमोशन एंड मेंटेनेंस लिखा हूँ यहाँ नीचे में, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। आप बोलेंगे ये शादी वाले केस में कैसे होगा, होता है ना डियर। अभी जो आज बहू है, क्या वो कल सास नहीं बनेगी क्या, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, होता है ना। तो वो सास बहू वाला सिस्टम तो चलता है ना, बहू बनती है सास, ठीक है, सास बन जाती है, फिर उसके नीचे और कोई बहू आती है, फिर वो जो नीचे बहू आती है वो फिर सास बनती है। तो सास बहू वाला सिस्टम क्या चलता है, सास बहू, ठीक, समझ में आया। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, इसी के साथ इधर में भी ये पैरेलली चल रहा है शादी वाला सिस्टम। तो जिन बच्चों को ये समझ में आया तो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो इसकी बदौलत याद कर सकते हैं, इसको यूज़ करके ये वाला सिस्टम को याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद इधर में भी प्लानिंग चलती है कि ये लड़का कैसा चाहिए, लड़की कैसे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, खोज होता है, खोज, ठीक है, डिज़ायर्ड कैंडिडेट खोजते हैं, यहाँ पे भी हम खोजते हैं। सिलेक्शन करते हैं, जब हमारे पास डिज़ायर्ड कैंडिडेट का बायोडाटा आ जाता है तो हम सिलेक्शन करते हैं उसमें से कि कौन बेस्ट है। यहाँ पे भी वही होता है, सेम होता है। जिनको नहीं पता है आप पूछेगा अपने पेरेंट्स से, यही होता है। फिर सिलेक्शन होने के बाद जब हम सिलेक्ट कर ही लिए तो फिर शादी कर दी जाती है यहाँ पे, और फिर ट्रेनिंग दिया जाता है, रूल्स यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ पे रूल्स बताया जाता है कि ये दोनों सेम चीज़ है, पूरा एग्जैक्ट सेम है। कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन दिया जाता है, सैलरी को फ्री में थोड़ी ना काम कराएंगे, सॉरी, एम्प्लॉय को थोड़ी सी फ्री में काम कराएंगे, सैलरी तो देंगे ना, तो उसको बोलता है कंपनसेशन। यहाँ पे भी कंपनसेशन होता है गिफ्ट के फॉर्म में। कंपनसेशन देने के बाद कुछ साल के बाद जो एम्प्लॉय है वो सीनियर पोस्ट में चला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब उसको बना के रखना, उस एम्प्लॉय को छोड़ना नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी बहू एक दिन सास बन जाती है, ठीक है, और बहू को भी हमको घर में अच्छे से संजो के रखना पड़ता है। क्लियर है ये चीज़, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसको फ़नी वे में समझाने का, ठीक है। अब मैं बुक को दिखा रहा हूँ, आप बुक को देख के ये चीज़ आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों को डायग्राम, जिन बच्चों को एग्जाम्पल अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा वीडियो वाज गुड, ठीक है। इतना ही मेरे को आपसे चाहिए, इसी से मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ, ठीक है। तो अब मीनिंग में दिखा देता हूँ कि आपके बुक में क्या मीनिंग दिया गया है। ये डायग्राम को मिटा रहा हूँ, जिनको लिखना है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मीनिंग जो है देखिए, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। ये तीन वर्ड जो है ये ब्रह्मास्त्र है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। क्या क्या है स्टाफिंग में,
प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, compensation, promotion and maintenance of what? Of whom? Of मैनेजरियल पर्सनल। मैनेजरियल पर्सनल मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब के लिए, ठीक है। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अकाउंट्स वाले सर और मैं BST वाला सर, यानी मैं, इन दोनों का एग्जांपल में डिस्कस किया था। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब तो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अब अकाउंट्स वाले सर हैं राम सर और मैं हूँ रौनक सर, तो दोनों के बीच में दोनों आए ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों से पूछा गया कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो मैं बोला बिज़नेस स्टडीज़ और राम सर बोले कि मैं लूँगा अकाउंट्स। तो लेकिन जहाँ हम गए थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, वहाँ पे मुझे दे दिया गया अकाउंट्स और उनको दे दिया गया बिजनेस स्टडीज़। तो क्या हम बोलेंगे कि ये राइट पर्सन को राइट जॉब दिया गया? नहीं। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, कई बार ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ये भी हो सकता है कि स्कूल में एक क्वालिफिकेशन है कि आपको मस्ट B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। B.Ed एक डिग्री है, सपोज मान लीजिए टीचर के लिए B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की। अगर बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते, ऐसा क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकता है स्कूल, ठीक है। या फिर CA, CS, CMA की डिग्री नहीं है तो आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, ऐसा एक क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकता है। तो आप बोलेंगे कि आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपका ये डिग्री है क्या, तो मैं बोलूँगा यस ऑब्वियसली, B.Ed नहीं है, ये वाला इक्विवेलेंट टू B.Ed है CA वाला, तो ये वाला डिग्री है, तो मैं एलिजिबल हूँ उस स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, मेरे पास सही क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बोलूँगा कि B.Ed चाहिए, मैं तो CA भी नहीं हूँ, मैं तो 10th पास हूँ, मैं तो 10th पास हूँ, 10th पास, मुझे स्कूल में रख लीजिए। तो ऐसा होगा क्या? चलेगा क्या? 10th पास रहेगा तो कोई आप ही लोग उसको पढ़ा देंगे, ठीक है, वो आपको क्या पढ़ाएगा? डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फाइंडिंग द राइट पर्सन, राइट जॉब, सही इंसान सही जॉब के लिए, और उसका सही क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए और वो सही काम करना चाहिए सही समय पे, ठीक है। तो आई होप आपको मीनिंग स्टाफिंग का समझ में आ गया होगा। स्टाफिंग एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए इसको। अगर मीनिंग समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब मैं आगे मूव करता हूँ जिसमें कि इम्पोर्टेंस हम सीखेंगे। तो देखो, इम्पोर्टेंस जो है स्टाफिंग का, हमने स्टाफिंग किया, स्टाफिंग का मीनिंग हमने कवर किया। अब जो है इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है रोप सी गम, ठीक है, रोप सी गम। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है रोप सी गम, ठीक है। देखो, R फॉर राइट पर्सन राइट जॉब, O फॉर अदर फंक्शंस है यहाँ पे, ठीक है, ये बताऊँगा क्या है। P फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, C फॉर competing, G फॉर ग्रोथ, U फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, M फॉर इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉय। तो एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे, रोप सी गम, रोप सी गम, रोप सी गम। तो रोप सी गम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पता चल जाएगा। ये टॉपिक जो है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें ये है कि स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्यों हम स्टाफिंग करें, स्टाफिंग इतना ज़रूरी क्यों है, ये सारा चीज़ हम इस टॉपिक पे हम सीखेंगे, ठीक है।
देखो पहला पॉइंट है राइट पर्सन राइट जॉब। आप जानते हैं कि स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही इंसान को सही जॉब के लिए रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि जैसे क्वालिफ़िकेशन भी होता है, कोई प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कोई इंसान को कोई जॉब रखने के लिए। जैसे टीचर बनने के लिए बीएड वाला क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो जो स्कूल अगर टीचर को रख रहा है तो उसका बीएड क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, या फिर एमकॉम होना चाहिए, या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए जैसे सीए, सीएस, सीएमए वगैरह। ठीक है, तो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टाफिंग इंश्योर हाई परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से ये चीज़ देखा जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब पे रखा जाता है। क्लियर होगा? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। मतलब नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन। मतलब अदर फंक्शन कैरी नहीं किया जा सकता जब तक स्टाफिंग अच्छे से ना हो। जैसे मान लीजिए आपने स्टाफ थोड़ा सा सही टाइप का स्टाफ नहीं रखा, आपने जो स्टाफ सिलेक्ट किया है वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई स्किल टैलेंट नहीं है, तो क्या वो काम अच्छे से करेगा? वो काम अच्छे से नहीं करेगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर स्किल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और वो दूसरे काम को भी बिगाड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टाफिंग इज़ अ की इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। अदर फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड है, अदर FN लिख रहा हूँ। ठीक है, अदर फंक्शंस। ठीक है, तो स्टाफिंग का फंक्शन सही से हो जाए तो बाकी के फंक्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। P फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि स्टाफिंग जो स्टेप में बताया था लड़का लड़की की शादी और स्टाफिंग वाला, तो उसमें क्या कर रहे थे अपन? कॉम्पिटेंट लड़का लड़की ढूंढ रहे थे, या और स्टाफिंग के तौर पे आप स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉम्पिटेंट हम स्टाफ ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शन इज़ नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। आप ये जान गए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब पोजीशन है, जो एम्प्लॉय लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए स्टाफिंग यूज़ होता है। अनलेस एंड अनटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉयज़ इट इज़ थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंट जॉब। मतलब नॉर्मल सा बात है। देखो, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय आप ढूंढते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज मान लीजिए कि वैकेंसी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है। वेट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो वैकेंसी है। वैकेंसी मतलब खाली है, अभी कोई भी जॉब में लग सकता है। तो आप जिस टाइप का स्टाफ ढूंढ रहे हैं, जिस टाइप के आप एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, वैसा ही आपको हेल्प करेगा कौन? स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन आपको हेल्प करेगा प्रॉपर एम्प्लॉय को लगाने के लिए आपके वर्क प्लेस में। एम्प्लॉय को अपन शॉर्टकट में इस क्लास में डबल ई लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एम्प्लॉय को हम शॉर्टकट में डबल ई लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय में वो हेल्प करता है कौन? स्टाफिंग। तो R फॉर राइट पर्सन राइट जॉब, O फॉर अदर फंक्शंस, मतलब स्टाफिंग चलेगा तो अदर फंक्शन भी चलेगा। P फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। अब आते हैं हम C फॉर कंपीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल मैं दिया था कल आपको, या आई होप कि आपको याद होगा। दो ऑर्गेनाइजेशन है A B, दोनों के पास समान मशीनरी है। ठीक है, लेकिन A के पास स्टाफ अच्छे हैं और इसके पास स्टाफ जो है बदमाश है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा ज़्यादा? आप खुद बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ए जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं कल भी बताया था। तो रिसोर्स कोई भी ला सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर टाइप का रिसोर्स खरीद सकता है, लेकिन क्या वो चीज़ नहीं अचीव कर पाता? जैसे मान लो कि ए ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और बी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में रिसोर्स समान है। रिसोर्स में मतलब मान लो मशीनरी समान है, कैपिटल समान है, लेकिन इसके स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसी जगह इसके स्टाफ बुरे हैं तो डुबा देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, आगे जाने नहीं देंगे। ठीक है, सब कुछ लॉस में कर देंगे।
तो वही चीज़ है, टू ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, बट व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर अदर इज एफिशिएंट स्टाफ। ठीक है, तो स्टाफ अच्छे होंगे तो आप अपने कंपटीटर से भी जीत जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ग्रोथ वाला पॉइंट तो अच्छा होना ही है, जैसे अगर स्टाफ अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, वो अच्छे से काम करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, एम्प्लॉय का एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। अब देखिए, ग्रोथ वाला पॉइंट हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देखो ह्यूमन के साथ रिसोर्स वाला वर्ड यूज किया गया है, ह्यूमन के साथ रिसोर्स वाला वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर ह्यूमन टैलेंट को हम प्रॉपरली मैनेज कर लिए तो वो एक रिसोर्स की तरह काम आएगा। रिसोर्स मतलब रिसोर्स आप समझते ही हैं, रिसोर्स का मतलब हिंदी में आप मत समझिए ज़्यादा। ठीक है, रिसोर्स का मतलब होता है कि जो आपको फ्यूचर में आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, उसको बोलते हैं हम रिसोर्स। तो ह्यूमन भी एक टाइप के रिसोर्स हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या चीज़ में हेल्प करता है, जॉब एनालिसिस करते हैं स्टाफिंग में। ठीक है, और हम रिक्वायर्ड एम्प्लॉय ढूंढते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन जो प्रॉपर जॉब जिनको नहीं मिल रहा है, टैलेंट है पर प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। लेकिन स्टाफिंग अगर अच्छे से हो, स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से हो, तो हम उन ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू कंप्लीट किया हमने। लास्ट, एम फॉर इम्प्रूव मोराले ऑफ एम्प्लॉय। इम्प्रूव मोराले ऑफ एम्प्लॉय क्या है, मोराले मतलब क्या होता है, मोराले मतलब उनका मतलब देखो एक कंडीशन होता है, उसको हम बोलते हैं मोराले, जैसे कि हैप्पी और सैड। तो एम्प्लॉय का भी वैसे कंडीशन होता है, वो हैप्पी भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि उनका मोराले कैसा है। ठीक है, तो मोराले का एग्जैक्ट मीनिंग आप देखेंगे तो मनोबल होता है, मनोबल। ठीक है, तो उनका मन का कंडीशन क्या है। तो इम्प्रूव मोराले ऑफ एम्प्लॉय क्या है, मतलब क्या चीज़ है इसका मतलब, जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में आपने पहले प्लानिंग किया, फिर रिक्रूटमेंट किया, फिर सिलेक्शन किया, फिर ट्रेनिंग देके उनको प्रॉपर जॉब में रखा, कंपनसेशन प्रोवाइड किया। ये सब करने से क्या है, एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं, एम्प्लॉय को भी लगता है कि चलो हाँ ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस से हमारे साथ हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हमको प्रॉपर कंपनसेशन भी दिया जा रहा है, और इससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, और उनका मोराले इंक्रीज हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के। पहला क्या है, आर फॉर राइट पर्सन राइट जॉब, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, सी फॉर कंपीटिंग, जी फॉर ग्रोथ, यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एम फॉर इम्प्रूव मोराले ऑफ एम्प्लॉय। अब देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट इसमें कवर हो रहा है, मतलब किससे मैंने ये एक्रोनिम बनाया है। देखिए, राइट, आर फॉर राइट पर्सन राइट जॉब, ओ फॉर अदर, पी फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय लिख दिया मैंने, पर्सनल होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं एडिट कर रहा हूँ, पी फॉर पर्सनल, तो ये बनेगा आपका, ये पी आया, ये पी आया। ठीक है, और सी फॉर कंपीटिंग, जी फॉर ग्रोथ, यू फॉर यूटिलाइजेशन, और एम फॉर मोराले। ठीक है, तो ये रोपसी गम से आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग ख़त्म हुआ। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।